हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए घटना चक्र 2025 लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। मित्रों, यह क्लास बता दें आपके व्याख्या सहित हो रहा है, जो आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या पहला, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया? ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया, जो इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन चरण काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, राहुल संस्कृतियान सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवापन काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि काल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा चरण काल या संधि काल। प्रश्न संख्या दूसरा, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? ऑप्शन ए अशुद्ध है। चलिए शुद्ध युग को देखते हैं। सिद्ध सामंत युग राहुल संस्कृतियान, संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, वीरगाथा का रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या तीसरा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या चौथा, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न संख्या पांचवा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या छठा, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन डी, राहुल संस्कृत्यायन। प्रश्न संख्या सातवां, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? ऑप्शन ए, राहुल संस्कृत्यायन ने। प्रश्न संख्या आठवां, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? ऑप्शन सी, राहुल संस्कृत्यायन ने। प्रश्न संख्या 9, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है? ऑप्शन डी, राहुल संस्कृत्यायन।
प्रश्न संख्या 10। आदिकाल को बीजवापन काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 11। आदिकाल के लिए बीजवापन काल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 12। आदिकाल को बीजवापन काल कहा है? ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है? ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 14। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है, जबकि वीरगाथा काल, चरण काल और सिद्ध सामंत काल यह तीनों नाम आदिकाल का है। प्रश्न संख्या 16। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन बी मिश्र बंधु ने। उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया। चूंकि मिश्र बंधु तथा डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना और विकल्प में केवल मिश्र बंधु ही है, अतः प्रश्न का उत्तर सही है। यहाँ पर मिश्र बंधु और गणपति चंद्रगुप्त दोनों हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17। सूची 1 इतिहासकार और सूची नामकरण मिलान करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। उत्तर ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल, राहुल संस्कृत्यायन सिद्ध सामंत काल, मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। प्रश्न संख्या 18। इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अभिवर्ग, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को इस प्रकार विभक्त किया है। पहला, गद्य का अभिवर्ग संवत 1900 से 1925। दूसरा, आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 से। तीसरा, गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975। चौथा, गद्य साहित्य का वर्तमान गति तृतीय उत्थान संवत 1975। प्रश्न संख्या 19। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है? ऑप्शन डी पाली। प्राकृत भाषा के विविध रूप है, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमगधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ
जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ पाली भाषा पहुँची है, और जैन धर्म के साथ अर्धमगधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है, और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। प्रश्न संख्या 20, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन सी भारतेश्वर बाहुबली रासे। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है, जिससे विद्वानों ने रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया, क्योंकि रास कवि की सभी प्रवृत्तियों के बीच इसमें प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य व ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। खुमान रसों के 43 छंद प्राप्त हुए हैं। इसके कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगा लिया कि दलपति विजय ही खुमान रसों का कवि था। ढोला मारूरा दुहा के कवि कलोल हैं। ढोला मारूरा दुहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह लोक कवि दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा में सुना गया जाता था। प्रश्न संख्या 21, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए भारतेश्वर बाहुबली रासे। प्रश्न संख्या 22, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? ऑप्शन डी ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घनम पुराणम अक्षयी पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया है। प्रश्न संख्या 23, शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है? ऑप्शन बी भारतेश्वर बाहुबली रासे। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथों को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूर्य ने की थी, और ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य तथा अच्छे कवि थे। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। प्रश्न संख्या 24, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता? ऑप्शन ए शालिभद्र सूर्य। पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 25, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ऑप्शन सी पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहला उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 26, अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश।
अवहट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दामान या अब्दुल रहमान, संदेश राशि या संदेश राशक, दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, विद्यापति, कीर्तिलता आदि है। प्रश्न संख्या 27, अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ऑप्शन सी शिखा। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिखा रूप मिलता है। प्रश्न संख्या 28, अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। ऑप्शन सी सरहपाद। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल संस्कृत्या ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहपाद, सरोजवज्र, पद्मा तथा पद्मवज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रायन और सहजायन के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल संस्कृत्या ने द्वापुरुष नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। प्रश्न संख्या 29, हिंदी के किस इतिहासकार के मत अनुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? ऑप्शन ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त थे। प्रश्न संख्या 30, सिद्धों का प्रथम कवि? ऑप्शन ए सरहप्पा। प्रश्न संख्या 31, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन डी पंडित राहुल संस्कृत्या। प्रश्न संख्या 32, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? ऑप्शन सी सरहप्पा को। प्रश्न संख्या 33, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन ए सरहप्पा। प्रश्न संख्या 34, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 35, सहजायन के प्रवर्तक हैं सरहप्पा। प्रश्न संख्या 36, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ऑप्शन ए पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को हिंदी के समन्वय या मत व्यक्त किया है। इस प्रकार 10वीं से
14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी। यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार के वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश कहा। प्रश्न संख्या 37 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा? ऑप्शन डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 38 पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की थी कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 39 पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? ऑप्शन सी, राजा मोहन जी। प्रश्न संख्या 40 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए। स्वयंभू देव कृत पाउम चरहु 5 कांड में और 83 संधियों सर्वम वाला विशाल महाकाव्य या अपभ्रंश का आदि कवि माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 41 निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता? स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 42 अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू। प्रश्न संख्या 43 स्वयंभू की कृति का नाम है पाउम चरहु। प्रश्न संख्या 44 पाउम चरहु किसकी रचना है? स्वयंभू की। प्रश्न संख्या 45 में से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म से दीक्षित हो जाती है? पाउम चरहु ग्रंथ में। पाउम चरहु स्वयंभूकृत चरित्र काव्य है। यह 5 कांडों में विभक्त है। विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस काव्य में किया है। नारी के प्रति पुरुषों का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था, यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग में स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक और भव्य वातावरण तो दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती है कि आज मैं अपनी सतीत्व की पताका फहराऊंगी। आग आदि सामर्थ्य हो तो मुझे जलाए। जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा? इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। प्रश्न संख्या 46
इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? ऑप्शन ए भविष्यत कहा। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित्र पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित्र काव्य भी रचे गए जिनमें कथा नायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इसी श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा का नाम उल्लेखनीय है। प्रश्न संख्या 47 अपभ्रंश का भावभूति किसे माना जाता है? ऑप्शन बी पुष्पदंत को। अपभ्रंश का भावभूति पुष्पदंत को माना जाता है। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि महापुराण जैसे हरिश्चरहु और जय कुमार चरहु यह तीनों रचना पुष्पदंत की है। पाउम चरहु पुष्पदंत की रचना नहीं बल्कि यह कवि स्वयंभू की रचना है। इनके दो अन्य रचनाएं रिठ नेमि चरहु तथा स्वयंभू छंद। पुष्पदंत की 3 रचनाएं मिलती है महापुराण, जय कुमार चरहु, जसहर चरहु। प्रश्न संख्या 49 कौन सी रचना स्वयंभू की नहीं है? ऑप्शन डी नहीं है, जबकि पाउम चरहु, स्वयंभू छंद और रिठ नेमि चरहु यह तीनों रचना स्वयंभू की है। प्रश्न संख्या 50 खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि अमीर खुसरो है। इस भाषा का इस नाम हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं खालिक बरी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गजल इत्यादि हैं। प्रश्न संख्या 51 खड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो। प्रश्न संख्या 52 मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? अमीर खुसरो ने। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आदिकालीन भाग 2 लेकर।